नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द बैंकिंग अवेयरनेस। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनबीएफसी का इंट्रोडक्शन दिया था कि एनबीएफसी क्या है। अब इस एनबीएफसी के बारे में डिटेल डिस्कशन इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि एनबीएफसी क्या होती है, कितने कितने तरीके की एनबीएफसी पाई जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस लेक्चर के अंदर लेंगे। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि एनबीएफसी कैसे बैंकों से अलग होती है और एनबीएफसी अलग क्यों होती है। ये सारे सवालों के जवाब इस लेक्चर के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नॉन बैंक को समझने से पहले समझते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक, सी दीज आर नोन एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये वित्तीय संस्थाएं हैं। बैंक्स, एनबीएफसी, ये सारी संस्थाएं क्या है? वित्तीय संस्था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी संस्था जो पैसे का लेन देन का काम करती है, जो पैसे लेती है, पैसे देती है, मतलब डिपॉजिट्स लेती है, कर्जे लेती है, फिर पैसे देने का काम करती है, वो संस्था है क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है किसी भी इकोनॉमी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करेगी तभी इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर, और जब इन्वेस्टमेंट होगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी पॉवर्टी रिड्यूस होगी, तभी पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो दैट्स व्हाई ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं होते, सबको एक तरीके से नहीं रखा जाता है। अलग अलग कैटेगरी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंक एंड नॉन बैंक। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको बैंकिंग लाइसेंस मिलता है, तो नॉन बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता है। लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि किसी भी संस्था को बैंकिंग लाइसेंस देना नहीं देना ये जरूरी क्यों है। तो इसलिए हमको पहले बैंक समझना पड़ेगा, तब जाके नॉन बैंक समझेंगे। तो बैंक क्या होता है? तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो लोगों से डिपॉजिट्स लेती है और उसी पैसे को, मतलब जो डिपॉजिट्स लिए उसी पैसे को लोन में सर्कुलेट करती है। तो ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है बैंक्स की। तो ट्रेडिशनल बैंक इस तरीके से काम करती है, डिपॉजिट लेती है, लोन देती है। तो ये ऐसी संस्था को आप बैंक कहोगे। तो किसी भी बैंक को बनने के लिए आपको पहले एक कैपिटल जनरेट करना पड़ता है। जैसे अगर आपको एक कमर्शियल बैंक बनानी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी, तो यू नीड टू हैव 500 करोड़ कैपिटल। अब वो पैसा जमाओ, फिर आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई को दिखाओ कि हमने कैपिटल जनरेट किया है, फिर आरबीआई आपको बैंकिंग लाइसेंस इशू करेगा। वंस द इंस्टीट्यूशन गॉट द बैंकिंग लाइसेंस, उसके बाद वो बैंक की तरह सेटअप हो जाती है और बैंक की तरह काम करेगी, मतलब लोगों से डिपॉजिट लेगी, लोन देगी। अब कुछ एनबीएफसी ऐसी है, देयर आर सर्टेन एनबीएफसी व्हिच कैन टेक आल्सो डिपॉजिट। तो आप कहोगे कि सर कुछ एनबीएफसी तो डिपॉजिट भी लेती है, तो वो भी तो बैंक होनी चाहिए। तो नहीं, क्योंकि वो जो डिपॉजिट लेती है वो फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में लेती है, मतलब टर्म डिपॉजिट है उनकी। जो बैंक होती है वो टर्म डिपॉजिट तो लेती है, एज वेल एज वो डिमांड डिपॉजिट्स भी लेती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एनबीएफसीज आर नॉट अलाउड टू टेक डिमांड डिपॉजिट्स। एनबीएफसीज डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग हो जाता है, वो मीनिंग समझेंगे हम लोग। ये बस छोटी सी चीज नहीं है, इससे बहुत ज्यादा लेवल पे बदलाव आ जाते हैं। वो चीजें आगे जाके समझेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि बैंक क्या है? ऐसी संस्था जो डिपॉजिट लेती है और लोन देती है, इसी के बीच में बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है। मतलब मान लो कि बैंक ने 10 लाख रुपए का डिपॉजिट लिया और 10 लाख रुपए का लोन दिया। तो ये एक्स पर्सन है, इससे डिपॉजिट लिया, वाई पर्सन को लोन दे दिया। लेकिन जब एक्स पर्सन से बैंक पैसा रिसीव कर रही इन द नेम ऑफ डिपॉजिट, तब कुछ इंटरेस्ट पे कर रही है, मान लेते 5% इंटरेस्ट दिया। और यही पैसा जब वाई पर्सन को कर्जे पे दिया तो वाई पर्सन बैंक में इंटरेस्ट देगा। तो मान लेते ये 10% इंटरेस्ट लिया। तो बैंक क्या करती है? लो इंटरेस्ट दे के डिपॉजिट रिसीव करती है और हाई इंटरेस्ट लेके कर्जे देती है। इन दोनों के बीच में बैंक अपना प्रॉफिट कमाती है। तो 10 - 5 इज 5%। तो ये बैंक का प्रॉफिट है। 10 लाख रुपए के ऊपर 5% बैंक कमा रही है। तो दिस इज द वे टू जनरेट प्रॉफिट इनटू द बैंक्स।
एनबीएफसी जो होती है ना वो थोड़े से अलग तरीके से काम करती है, वो ज्यादातर डिपॉजिट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, तो इट डिपेंड ऑन मार्केट बोरोइंग वहां पे। तो एनबीएफसी जो होती है ना वो लोगों से डिपॉजिट नहीं लेती है, तो ज्यादातर एनबीएफसी के अंदर पैसा आता है वो मार्केट बोरोइंग से आता है, मार्केट बोरोइंग। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट बोरोइंग? तो यहाँ पे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इनको इश्यू किया जाता है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी, प्रीवियस लेक्चर में समझाया था मैंने, इट्स अ डेट सिक्योरिटी। ये कैसे होता है? सिक्योर डेट होता है। डेट कैसे होता है? ये सिक्योर डेट मतलब कर्जा, बॉन्ड बेचने के बाद कर्जा मिलेगा। जब कोई भी संस्था बॉन्ड बेचेगी तो बदले में पैसे लेगी, तो बॉन्ड बेच के कर्जे ले रही है। जब बॉन्ड दिया जा रहा है तो बॉन्ड कैसे? सिक्योर्ड है, मतलब देयर इज अ कोलैटरल बैक बाय दिस ऑन द बैक एंड ऑफ दिस बॉन्ड, मतलब हर बॉन्ड को कोलैटरल से सिक्योर किया जाएगा। लेकिन जब ये सिक्योरिटी नहीं रखेंगे तब इसी डेट इंस्ट्रूमेंट को हम डिबेंचर कहेंगे। सो डिबेंचर आर अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये काम होता है डिबेंचर का। तो मतलब किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं रखेंगे और जब डेट सिक्योरिटीज बेची जाएगी तो दैट इज नोन एज डिबेंचर। तो डिबेंचर ज्यादा खतरनाक होते हैं कंपेयर टू द बॉन्ड्स, क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर किसी न किसी चीज को गिरवी रखा गया है। तो अगर बॉन्ड बेचने वाला पर्सन पैसा लेके भाग गया तो उनने जो सिक्योरिटी रखी है उसको बेच के पैसा वसूल किया जा सकता है, समथिंग और ऑल, कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन डिबेंचर के ऊपर इस तरीके की सिक्योरिटी ना होने के कारण अगर डिबेंचर बेचने वाला पर्सन पैसा लेके भाग गया तो डिबेंचर इशू करने वाले की कोई सिक्योरिटी ना होने के कारण इन्वेस्टर का नुकसान हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई डिबेंचर आर वेरी वेरी रिस्की एसेट्स हियर। इसलिए बॉन्ड्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द डिबेंचर्स कम मिलता है। देयर इज अ लो इंटरेस्ट रेट ऑन द बॉन्ड्स कंपेयर टू द डिबेंचर्स। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा हाई होगा। मान लो बॉन्ड अगर 10% पे बेचा जा रहा है तो डिबेंचर 15% पे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो 15% पे बेचे जाएंगे। अब ये डिबेंचर भी डेट इंस्ट्रूमेंट है लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे क्यों बेचे जा रहे हैं? क्योंकि अनसिक्योर्ड है, जितना ज्यादा खतरा उतना ज्यादा प्रॉफिट। हमने पढ़ा था ना, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हाई है, प्रॉफिट हाई क्योंकि रिस्क हाई। ओके, तो ये समझ लो आप। तो एनबीएफसी जो है ना वो मार्केट बोरिंग के ऊपर ज्यादातर फोकस करती है। सो गाइस, किसी भी देश में बैंक्स एंड नॉन बैंक्स दोनों संस्थाएं होती है। तो अभी मैंने आपको समझाया बैंक्स क्या होती है। अब बैंक्स डिपॉजिट लेती है, लोगों को कर्जा देती है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमको जो इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है वो ये है कि डिपॉजिट्स इनटू द बैंक, डिपॉजिट्स इनटू द बैंक। ये जो डिपॉजिट है ये लोगों का पैसा है, लोगों ने अपने मेहनत का पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसलिए ये आरबीआई का काम है। आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ द बैंक्स एंड नॉन बैंक्स इन इंडिया। तो ये आरबीआई का काम है कि डिपॉजिट्स का पैसा सिक्योर रहे, इसके लिए रेगुलेशन लगाए। तो आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करेगी कि भाई तुमने जो डिपॉजिट का पैसा लिया है वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे तो खुद तो डूबोगे, अपने साथ साथ डिपॉजिटर्स को भी ले डूबोगे। इसलिए बैंक जब लोन देती है तब आरबीआई की निगरानी के अंदर होता है ये सब। आरबीआई वहां पे रेगुलेशंस लगाते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, कितना पैसा लगाया जा सकता है। यस, आरबीआई कैन डायरेक्ट बैंक्स। जैसे जब भी अब बैंक का प्रॉफिट कम होता है रिस्क ज्यादा होने के बाद, तब बैंक को आरबीआई के द्वारा निर्देश मिलते हैं कि उनको नैरो बैंकिंग परफॉर्म करनी है। नैरो बैंकिंग ये निर्देश देंगी आरबीआई बैंकों को। So RBI give direction to the bank that bank should perform a narrow banking in order to increase their profits. जो बैंक घाटे में जा रही थी अपना घाटा कम करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए नैरो बैंकिंग एक्टिविटी करेंगी। नाउ व्हाट डू मीन बाय नैरो बैंकिंग? सो नैरो बैंकिंग एक्टिविटी मतलब सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। अब गाइस इस बात को याद रखना कि देयर इज नो 100% सेफ्टी। आप 99% सेफ्टी इंश्योर कर सकते हो बट 100% नहीं बैंकिंग सेक्टर के अंदर।
तो ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो ज्यादा सेफ और ज्यादा सिक्योर मानी जाती है? तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट को कर्जा देना। जब सरकार को कर्जा दिया जाएगा तो सरकार, अगर भारत की सरकार की बात करूंगा तो भारत की सरकार की रेटिंग अच्छी है कंपेयर टू द अवर नेबर्स, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान। इनकी सरकारों की रेटिंग तो अभी खराब होगी, तो इनकी सरकारें ज्यादा रिस्की है कंपेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब बैंक कम प्रॉफिट कमा रही है तो आरबीआई क्या कही बैंकों को कि तुम्हारे पास जो डिपॉजिट है वो तुम क्या करो, सरकार को कर्जे में दे दो, वो पैसा सरकार को कर्जे में यूज करो, सरकार तुमको इंटरेस्ट देगी ना। अब सरकार ज्यादा सिक्योर्ड है, मतलब लेस रिस्की है, तो इसलिए सरकार इंटरेस्ट रेट भी कम देगी आपको। मान लो मार्केट में आपको अगर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो सरकार आपको 7% ही देगी। क्यों देगी भाई? क्योंकि सरकार सेफ गारंटी ज्यादा प्रोवाइड करेगी ना, आपके पैसे को सेफ्टी, सॉरी नॉट गारंटी, सेफ्टी ज्यादा प्रोवाइड करेगी ना। अब सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि इंडिया की सरकार अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की सरकार के पास पैसा भी है, एवरी सेकंड टैक्स पेयर का पैसा तिजोरी में आता है, उन्हीं तिजोरी को गिरवी रख के सरकार कर्ज उठाएगी। सो दैट्स व्हाई सरकार से बैंक को पैसे मिलेंगे। तो जब सरकार को कर्जा देके बैंक इन्वेस्टमेंट करेगी कर्जा देने के बाद, तब हम कहेंगे कि बैंक की इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्योंकि बैंक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बैंक को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट कम होगा, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा मतलब ज्यादा गारंटी के साथ कंपेयर टू अगर यही बैंक शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन शेयर मार्केट के अंदर रिस्क भी तो ज्यादा होगा। पता चला कि फिर से अदानी हिंडनबर्ग की कोई एक रिपोर्ट आ गई और अब किसी और ग्रुप का नंबर लग गया। पहली बार अदानी ग्रुप का नंबर लगा था और किसी और का नंबर लगेगा, तो इस तरीके से शेयर मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी गिर जाएगी, तो बैंक और ज्यादा खतरे में आ जाएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट आरबीआई in position as a regulator direct banks to where to invest or where not to invest, है ना, क्योंकि बैंक के अंदर डिपॉजिटर्स का पैसा है, उस पैसे की जिम्मेदारी भी आरबीआई उठाने की कोशिश करेगा वहां पे। तो इसके बाद हुआ क्या? अब आरबीआई ने ये काम किया, हम सबको अच्छा लगता है कि ठीक है ये अच्छा काम कर रही है आरबीआई, यस ऑफ कोर्स अच्छा काम कर रही है, लेकिन इससे निगेटिव इंपैक्ट कहां पे हो रहा है? इकोनॉमी पे। इकोनॉमी के ऊपर निगेटिव इंपैक्ट कैसे हो गई यहां से? क्योंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। इन्वेस्टमेंट कम हो गया मतलब अब हर जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। जैसे अब बैंकों को रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे कि उनको शेयर मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि शेयर मार्केट में खतरे ज्यादा है। तो शेयर मार्केट में अगर बैंक ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो शेयर मार्केट में मनी फ्लो कम हो जाएगा, पैसा कम आएगा शेयर मार्केट में, तो इससे शेयर मार्केट डेवलप होने में परेशानी डेवलप आ जाएगी। तो मतलब शेयर मार्केट अगर डेवलप नहीं होगा तो बिजनेसेस को पैसे कहां से मिलेंगे? क्योंकि बिजनेसेस ज्यादातर पैसा शेयर मार्केट से जनरेट करेंगे, अपना कैपिटल जनरेशन के लिए शेयर मार्केट की तरफ देखते हैं। सो हियर इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि जब आरबीआई अपना काम कर रही है ना, तब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। तो अगर बैंक नहीं दे सकती तो कौन दे सकता है? तो देयर शुड बी अ सर्टेन इंस्टीट्यूशन व्हिच परफॉर्म दिस फंक्शंस। अगर बैंक नहीं दे सकती तो किसी दूसरी संस्था ने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट, मैं आप हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट काफी कम होती है ना, रिटेल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से हम 2000, 5000, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख ऐसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी तो चाहिए ना, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट सैकड़ों करोड़ की, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आपको चाहिए एनबीएफसी। कौन चाहिए? एनबीएफसी। जहां पे बैंक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती वहां पे एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एनबीएफसी जो है ना, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, और कुछ एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो कुछ है, ज्यादा भी नहीं है। तो दैट मीन्स एनबीएफसी के अंदर डिपॉजिट से निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पैसा आता है। अगर मैं सारी एनबीएफसी की बात करूंगा तो एनबीएफसी ज्यादातर मार्केट बोरोइंग के ऊपर भरोसा करती है, जो भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। दैट्स व्हाई एनबीएफसी अपने मर्जी से कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर को पता है, जो एनबीएफसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, उनको रिस्क के बारे में पता है कि एनबीएफसी के साथ वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना रिस्क कितना है। तो वो हम ये मान के चलते कि अडल्ट लोग ये सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट एनबीएफसी में कर रहे हैं, और एनबीएफसी शेयर मार्केट में पैसा लगा रही है। मैं शेयर मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे एनबीएफसी काम करती है, वो सारे टॉपिक यहाँ पे देखेंगे हम।
तो यहाँ पे एनबीएफसी काम करेगी जहां पे बैंक्स काम नहीं कर रही है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनबीएफसी इन एनी कंट्री, नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज। तो जब इनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है तब जाके इनको एनबीएफसी कह रहे हैं। जब बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो आरबीआई के सारे वो रेगुलेशन जो बैंकों के ऊपर लग रहे हैं वो नहीं लगेंगे। आरबीआई के जो रेगुलेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर एनबीएफसी के ऊपर सारे रेगुलेशन नहीं लगाए जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ बैंक, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट इट इज नॉट ए बैंक। इनको बैंक की तरह हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो दिस इज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये स्लाइड हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, फिर से बताता हूं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सिमिलर टू द बैंक्स। बैंक्स की तरह सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे लेंडिंग, कर्जा देना हो गया, लीजिंग, ठीक है ना। तो ये सारे काम कौन करता है आपके? एनबीएफसी। पर्सनल लोन देना, बिजनेस लोन देना, माइक्रो फाइनेंस, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा मैं, डोंट वरी। तो ये सारे कर्जे यहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये बैंक की तरह ही काम कर रही है। द मेन डिफरेंस, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या है, इज दैट एनबीएफसी आर नॉट लाइसेंस्ड एज बैंक। एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता है। अनलाइक ट्रेडिशनल बैंक्स, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। ये भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, दैट एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। वो डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते। डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था, दो तरीके के डिमांड डिपॉजिट होते हैं। आपका एक सेविंग डिपॉजिट, दूसरा आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट ये नॉर्मल इंसान के लिए होता है, करंट अकाउंट डिपॉजिट ये जनरली बिजनेस पर्सन के लिए होता है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट मैंने समझाया था, मैंने आपको ये भी समझाया था कि डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जहां पे पैसा जो इन्वेस्टर है, मतलब जो डिपॉजिटर है, वो जब चाहे तब अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो इस तरीके के डिपॉजिट एनबीएफसी ले नहीं सकती है, विच मींस दैट दे कैन नॉट ऑफर सेविंग्स अकाउंट। वही सेविंग्स अकाउंट जो मैंने बोला था। एनबीएफसी प्राइमरली एंगेज इन लेंडिंग एक्टिविटी, सबसे प्रमुख काम है लेंडिंग, लेकिन उसके अलावा और भी काम करते हैं वो। दे कैन ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ लोन। कौन से लोन ऑफर कर सकते हैं वो? इंक्लूडिंग द पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस एंड मोर। और भी तरीके के वो लोन ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एनबीएफसी। नाउ समझते हैं फंक्शंस ऑफ द एनबीएफसी। पहले सब फंक्शन समझेंगे, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। So functions of the NBFC, non-banking financial companies perform various functions which includes lending and credit. Credit यानी कर्जा देना, lending भी वही होता है। So lending and credit ये दोनों चीजें क्या है? NBFCs provide flexible lending solutions and credit facilities including personal, vehicle, housing, etc. to the individual and businesses. ये कर्जा देने का काम करते हैं। Lending and credit मतलब क्या है? कर्जा देना। तो एनबीएफसी किनको क्या देती है? कर्जा। किनको देगी? बस बिजनेसेस को दे रही क्या? तो नहीं, इंडिविजुअल्स को भी दे रही है। मतलब हम जैसे लोग, बिजनेस को भी मिल रहा है, सरकार को भी मिल रहा है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। तो एनबीएफसी जिसको चाहे उसको कर्जा दे सकती है, इसलिए वाइड रेंज ऑफ कर्जे दे रही है। अगर इंडिविजुअल लोग कर्जे ले रहे तो इंडिविजुअल लोग क्यों कर्जे लेंगे? गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, एजुकेशन करना है, इसलिए कर्जे लेंगे ना। तो वो पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन इसके अंदर आएंगे। बिजनेसेस के लिए जो लोन चाहिए वो भी मिल जाएगा। सरकार को अगर फंडिंग चाहिए तो सरकार के लिए भी फंडिंग मिल जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेंडिंग एंड क्रेडिट। ये आसान है थोड़ा सा। नेक्स्ट इज asset financing. NBFC engage in asset financing, which involves providing funds for purchase or leasing assets such as machinery, equipment, vehicles or real estate. अब कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस के अंदर एसेट्स जनरेट करने पड़ेंगे। एसेट के लिए पैसा चाहिए। जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए लैंड खरीदनी है, मशीन्स खरीदने हैं, है ना, इक्विपमेंट्स खरीदनी है, गाड़ियां खरीदनी है। तो बिजनेस चालू करने के लिए मुझे ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी। आप उसको क्या कहोगे? असेट फाइनेंसिंग। बिजनेस के लिए असेट फाइनेंसिंग। तो अगर कोई बिजनेसमैन है, उनको कर्जे की जरूरत है, तो वो बिजनेसमैन जाएगा एनबीएफसी के पास, किसी न किसी एनबीएफसी के पास। तो एनबीएफसी के पास जाने के बाद, जैसे मैं नाम देता हूं आपको, IL&FS, ये एक
एनबीएफसी इंडिया में बहुत बड़ी एनबीएफसी है। ये कुछ सालों पहले काफी कंट्रोवर्सी में भी फंस गई थी, क्योंकि आईएलएफएस ने जितने भी बॉन्ड इशू किए थे वो डिफॉल्ट हो रहे थे वहां पे, तो वहां पे एक प्रॉब्लम हो गई थी। आईएलएनएफएस में और भी नाम ले सकते हो, जैसे मुथूट गोल्ड फाइनेंस हो गया, देन आपका बजाज फाइनेंस हो गया, ये सारी क्या है, एनबीएफसी है। सो ये जो एनबीएफसी है एसेट फाइनेंसिंग का भी काम करती है। तो कोई भी बिजनेसमैन उस पर्टिकुलर टाइप के एनबीएफसी के पास जाएगा जो ये बिजनेस के लिए एसेट फाइनेंसिंग कर सकती है, तो वहां पे एसेट फाइनेंस करने के लिए वहां पे कर्जा मिल जाएगा। दिस इज एसेट फाइनेंसिंग। ये भी कर्जा देने का तरीका है, लेकिन हम इसको पर्टिकुलरली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। Many NBFCs offer investment advisory, portfolio management and risk assessment services. तो ये इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज होते हैं यहाँ पे। जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पास एक आइडिया है, बिजनेस आइडिया है। तो मान लो कि मैंने बिजनेसमैन ने एक इन्वेंटर है, कि मान लो मैंने एक बैटरी, एक न्यू टेक्नोलॉजी की बैटरी बनाई है, जिसके लिए लिथियम की जरूरत नहीं है। हम मान लो मिट्टी से सिलिकॉन से बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन से बैटरी बनाने का मैंने एक आविष्कार किया। अब मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं जाऊंगा किसी न किसी के पास मदद मांगने के लिए। तो मैं चला गया एनबीएफसी के पास। एनबीएफसी मुझे इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है इस मैटर में, कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन पैसा नहीं है, तो मैं कैसे अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा एक प्रोडक्शन फैसिलिटी में और प्रोडक्शन जनरेट करूंगा। तो उसके लिए मुझे एडवाइजरी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें चाहिए ना। तो एनबीएफसीज इस काम में मेरी मदद कर सकती है। दैट मेनी एनबीएफसीज ऑफर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरीज, portfolio management and risk assessment services. NBFC may also facilitate investment in securities, mutual fund and other financial instruments. इसके अलावा वो सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है वहां पे। तो इस तरीके से एडवाइजरी सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करने का काम भी कौन करेगी, आपकी एनबीएफसी करेगी। फिर हम देखते हैं लीजिंग एंड हायर एंड परचेस। दो चीजें यहाँ पे, लीजिंग एंड हायर एंड परचेस। अब मान लेते हैं मेरी एक कंपनी है, ठीक है। अब मैंने मध्य प्रदेश के अंदर एक कंपनी बनाई। कंपनी मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी है, गाड़ियां बनाने की। तो मेरी ऑटोमोबाइल कंपनी है, गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर अलग अलग एसेट भी तो चाहिए। जैसे मेरी कंपनी के अंदर खुद की गाड़ियां चाहिए जो कंपनी के अंदर यूज होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोगों को लाने जाने के लिए, कर्मचारियों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए काम में आएगी, है ना। ऐसी कुछ चीजें चाहिए मुझे। तो मान लेते मुझे गाड़ियां चाहिए मेरी कंपनी सेटअप करने, उसके लिए मुझे व्हीकल्स चाहिए। अब मुझे व्हीकल चाहिए ना, तो मैं व्हीकल नहीं खरीदूंगा नहीं, क्योंकि उससे मुझे कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। तो आई विल ट्राई टू बोरो व्हीकल्स, तो मैं भाड़े पे लेने की कोशिश करूंगा। तो उसको आप कहोगे लीजिंग। वो चीज क्या है, लीज। तो एक एनबीएफसी होगी, मान लेते हैं आईलैंड एफएस एग्जांपल। आईलैंड एफएस क्या करेगा, व्हीकल्स लीज पे दे देगा एमपी के अंदर जो मेरी कंपनी है XYZ कंपनी, उसको, उसके लिए एक फिक्स अमाउंट भी लेगा। तो दैट्स ऑल लीजिंग का काम कर रहे हैं। देन हायर एंड परचेस का भी काम किया जाता है। हायर एंड परचेस के अंदर भी लीजिंग की तरह ही होता है यहाँ पे, कि अगर मुझे नई गाड़ियां नहीं लेनी है तो मैं जाऊंगा आईलैंड एफएस के पास, तो आईलैंड एफएस गाड़ियां खरीदेगी। अब लीजिंग के अंदर जरूरी नहीं कि आईलैंड एफएस के पास सारी गाड़ियां हो। आईलैंड एफएस मार्केट से गाड़ियां प्रोवाइड कर सकती है क्या बोलते हैं, कंपनी को। लेकिन जब हायर एंड परचेस की बात करते हैं, तब कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो कंपनी जाएगी आईलैंड एफएस के पास, कहेंगे कि मुझे गाड़ियों की जरूरत है। तो आईलैंड एफएस खुद गाड़ियां खरीद लेगी और इनको एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से कंपनी को दे देगी। अब मान लेते 5 साल के बाद कंपनी को लगा कि हमको गाड़ियां ज्यादा जरूरी है, तो हम ज्यादा पैसा पे करें आईलैंड एफएस को भाड़े के लिए। तो एक काम करते, गाड़ियों को खरीद लेते हैं। तो ये कंपनी क्या कर लेगी, आईलैंड एफएस से गाड़ियां खरीद लेगी वहां पे। तो दिस इज हायर एंड परचेस, अंडरस्टूड। तो ये हायर एंड परचेस की फैसिलिटी भी कौन देगा है, कौन दे रहा है आपको, एक एनबीएफसी प्रोवाइड कर सकती है। तो किसी भी बिजनेस पर्सन को सारी चीजें नए से खरीदने की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन एनबीएफसीज हु कैन हेल्प यू इन लीजिंग और हायर एंड परचेस फॉर योर एसेट्स। जैसे मान लो मुझे टनल करनी है,
हाँ, मेरी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की और मुझे एक जगह पे टनल करनी है, टनल में 200 मीटर की करनी है, तो 200 मीटर के टनल के लिए मैं पूरी टनल के लिए मशीन नहीं खरीदूंगा ना वहां पे, तो आई विल हायर परचेज सच मशीन और आई विल ट्राई टू बॉट सच मशीन ऑन लीज। इसके लिए मुझे मदद कौन कर सकता है, तो मुझे एनबीएफसी मदद कर सकता है, एनबीएफसी उसके लिए अपनी फीस भी चार्ज करेगा। सो दिस इज फंक्शन ऑफ एनबीएफसी। Again, microfinance is the another function of NBFC. What do you mean by microfinance here? माइक्रोफाइनेंस मतलब कि जब लो इनकम इंडिविजुअल्स को छोटे छोटे कर्जे दिए जाते हैं तो वो माइक्रोफाइनेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई फार्मर है, अगर उस फार्मर को बुआई करनी है, सोइंग सीजन है, ठीक है, तो सोइंग सीजन के लिए बुआई करने के लिए पेरणी करण्यासाठी वो कि फार्मर को कर्जा चाहिए, तो मान लेते हैं उसको 20,000 रुपए चाहिए, तो 20,000 वो जहां से लेंगे, आप उस संस्था को कहोगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब अब फार्मर जो है वो एक लो इनकम पर्सन है जिसकी ज्यादा इनकम नहीं हो सकती है। इंडिया में ऑन एन एवरेज तकरीबन 2 एकड़ के अराउंड, 2 से 2.5 एकड़ के अराउंड जमीनें हैं लोगों के पास, एवरेज लैंड होल्डिंग। तो मतलब 2-2.5 एकड़ में इंडिया में फार्मर कितना कमाएगा, तो एवरेज हम देखेंगे तो फार्मर्स आर लो इनकम इंडिविजुअल्स। अगर वो लोग बैंक के अंदर जा रहे हैं पैसा कर्जा लेने के लिए और उनकी अमाउंट भी 20,000, 25,000, 1 लाख रुपए है, तो वो किस में गिनी जाएगी, वो माइक्रो फाइनेंस में, छोटे छोटे कर्ज है ये। तो ऐसे कर्जे देने वाली संस्था मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये जो छोटे कर्ज है ये एनबीएफसी भी देती है, दैट मीन्स एनबीएफसी कैन बी योर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और कौन सी संस्थाएं हो सकती है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, कोई भी नॉर्मल कमर्शियल बैंक भी हो सकती है जो माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही है, या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है ना। तो इस तरीके से अलग अलग संस्थाएं जो ये काम करती है माइक्रो फाइनेंस का। ओके, जैसे शुरुआती समय में बंधन एक सोसाइटी थी, जो भी बंधन बैंक है ना, वो पहले बंधन एक सोसाइटी थी, सोसाइटी की तरह काम कर रही थी, तो वो ये माइक्रो फाइनेंस का काम कर रही थी। 2001 के बाद, 2015 के बाद तो वो बैंक में कन्वर्ट होगी, तो 15 सालों के लिए वो बैंक नहीं थी ना, तो वो माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही थी एज अ सोसाइटी। So NBFCs are specialized microfinance, providing small loans, financial services to the low-income individuals as well as self-help group and micro enterprises. छोटे-छोटे लोन देने वाली संस्था भी हो सकती है। ओके, उसके अलावा एनबीएफसी का और क्या काम है, तो फैक्टरिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है, इनवॉइस मतलब बिल, इनवॉइस मतलब क्या है, बिल। मान लेते हैं एक व्यापारी है एक्स, दूसरा व्यापारी है वाई, व्यापारी नहीं है, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर। और ये ट्रेडर है, ठीक है, वाई कौन है, ट्रेडर है। अब एक्स ने क्या किया, पेन बनाए, ठीक है, तो इसने 1000 पेन डिलीवर किए ट्रेडर को, ठीक है, 1000 पेन की टोटल कॉस्ट है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए के 1000 पेन वाई ट्रेडर एक्स मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, ये ट्रांजैक्शन है। अब जरूरी नहीं कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर पेमेंट है वो इमीडिएटली हो सकती है, नहीं, वाई कहेगा एक्स को कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा। मैन्युफैक्चरर कहेगा यस, एक्स कहेगा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए एक बिल इशू किया जाएगा, ठीक है, इसको बिल ऑफ परचेस भी कहा जाता है, बिल ऑफ परचेस। तो एक तरीके से बिल है, बिल के ऊपर वाई के सिग्नेचर हो गए कि 2 महीने के बाद वाई 10 लाख रुपए देगा एक्स को, इस तरीके से लिखा होगा। और किस लिए देगा वो भी लिखा होगा कि 10,000 पेन खरीदे रहे, इसलिए जो 10 लाख रुपए वो वाई एक्स को देगा, और वाई की सिग्नेचर होगी वहां पे, तो दैट्स व्हाई इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक साइन डॉक्यूमेंट होगा, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बिल जनरेट हुआ, यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, बिल, इस ट्रांजैक्शन के अंदर। अब ये जो पेन बेचने वाला एक्स मैन्युफैक्चरर है ना, मान लेते हैं इसको 15 दिन के बाद पैसे की जरूरत आन पड़ी, कुछ दुर्घटना हो गई या फिर कुछ इमरजेंसी के कारण, दैट एक्स रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 15 डेज ओनली। अब बिल ऑफ परचेस के ऊपर तो 2 महीने, हमारे पास जो बिल है उसके ऊपर तो
2 महीने का टाइम लिखा है तो वाई तो 2 महीने के बाद पैसा देगा, लेकिन एक्स को भी चाहिए तो एक्स क्या करेगा, वो बिल लेके जाएगा किसी एनबीएफसी बैंक के पास भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एनबीएफसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। एनबीएफसी के पास जाएगा, फिर एनबीएफसी को कहेगा कि देखो मुझे अभी पैसे की जरूरत है, तो मेरे पास ये बिल है, 2 महीने बाद ये जो वाई भाई साहब है मुझे 10 लाख रुपए पेमेंट करेंगे, मुझे आप अभी पैसे की जरूरत है तो पैसे दे दो। तो यहाँ पे एनबीएफसी क्या करेगी, एनबीएफसी ये बिल एक्सेप्ट कर लेगी और इस बिल के बदले में एक्स को पैसे देगी। लेकिन बिल की टोटल मैच्योरिटी टोटल प्राइस कितनी है, 10 लाख। तो एनबीएफसी जो पैसे देगी ना वो 10 लाख रुपए नहीं देगी, तो एनबीएफसी कितने देंगी, 10 लाख से कम डिस्काउंट काट के पैसा देगी, क्योंकि एनबीएफसी को भी अपना फायदा करना है। तो मान लो एनबीएफसी ने डिस्काउंट काट के 9,50,000 रुपए दे दिए, 9.5 लाख रुपए। तो 9,50,000 रुपए एक्स ने रिसीव कर लिए, एक्स को उसमें काम हो जाएगा तो एक्स ने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब जब 2 महीने खत्म हो जाएंगे तो वाई पर्सन अपनी बिल पेमेंट करेगा, तो जब बिल पेमेंट करेगा तो वो एनबीएफसी को पेमेंट करेगा, क्योंकि ये जो बिल ऑफ परचेस होता है ना, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और बियरर के पास पैसा जाएगा। फिर बियरर कौन है यहाँ पे, एनबीएफसी है। तो ये बियरर के पास पैसा चला जाएगा, एनबीएफसी को पूरे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो एनबीएफसी ने 50,000 रुपए की कमाई कर लेना 1.5 महीने के लिए यहाँ पे, तो अच्छा खासा बिजनेस हो गया एनबीएफसी का यहाँ पे। तो इसको आप कहोगे इनवॉइस डिस्काउंटिंग। ये क्या है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। So NBFC engage in factoring and invoice discounting services. These provide immediately liquidity to the businesses, enabling them to meet working capital needs. अभी मैंने कहा ना कि बैंक को इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, तो इमीडिएट लिक्विडिटी की जरूरत है, तो उसको पूरा करने के लिए इनवॉइस डिस्काउंटिंग काम में लाएगी। फैक्टरिंग एंड इनवॉइस डिस्काउंटिंग एनबीएफसी ये काम करता है, ये बैंक्स भी करती है, मैं यहाँ पे एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ। Foreign exchange services. What are foreign exchange services? NBFC also offer foreign exchange services facilitating currency exchange, remittances, transactions. तो एनबीएफसी के अंदर रेमिटेंसेस ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज भी हो सकते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज है। अब दोनों क्या है, करेंसी एक्सचेंज मतलब क्या है कि रुपया देके डॉलर खरीद सकते हो आप, रुपया दो डॉलर खरीद लो, रुपया दो पाउंड खरीद लो, रुपया दो स्टर्लिंग खरीद लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज मिल रही है आपको, करेंसी एक्सचेंज की, ये पहली सर्विस। तो आपके पास अगर 1 रुपया है और आपको फॉरेन की करेंसी चाहिए तो यू कैन गो एंड बाय, या फिर आप फॉरेनर हो इंडिया में, आपके पास डॉलर से और आपको रुपया चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो रुपया चलेगा, तो आप एनबीएफसी से डॉलर देके रुपया भी ले सकते हो, करेंसी एक्सचेंज। व्हाट इज रेमिटेंसेस ट्रांजैक्शंस? तो पहले रेमिटेंसेस समझते क्या है। रेमिटेंसेस मतलब क्या होता है, सी जब कोई भी पर्सन, मान लो तो कि ये इंडिया है, ये भारत है हमारा, यहाँ पे आप रहते हो, आपका एक भाई है जो यूएसए में चला गया, अब वो यूएसए में रह रहा है, यूएसए में वो डॉलर्स में कमा रहा है, अब आप यहाँ पे इंडिया में पढ़ रहे हो, आपका बड़ा भाई है, तो वो आपको पढ़ने के लिए सपोर्ट करने के लिए अमेरिका से कुछ पैसे भेजेगा ना, तो वो आपका जो दोस्त है, जो भाई है अमेरिका के अंदर, वो जब आपको पैसे भेज रहा है, उनकी कमाई का हिस्सा इंडिया में आपको भेज रहा है, तो उसको आप कहोगे रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस आर द मनी अर्न फ्रॉम द अब्रॉड। ये क्या है, ये अब्रॉड से कमाया हुआ पैसा होता है। इसके लिए कोई आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, कोई गुड्स और सर्विसेज बेच नहीं रहे हो, किसी तरीके का लोन नहीं ले रहे हो, किसी तरीके के ग्रांट नहीं रिसीव कर रहे हो, ये बस आपका एक रिश्तेदार आपको इंडिया में खर्च करने के लिए पैसे दे रहा है, तो इन दैट वे फॉरेन से इंडिया में इनकम आ रही है ना, उसको आप रेमिटेंसेस कहोगे। तो ये रेमिटेंसेस रिसीव करने के लिए आप एनबीएफसी के अंदर अकाउंट खोल सकते हो, एंड एनबीएफसी कैन प्रोवाइड यू रेमिटेंस ट्रांजैक्शन सर्विसेज। अंडरस्टूड। अब ये रेमिटेंसेस आ रही है फॉरेन करेंसी में आ रही है, दैट्स व्हाई हमने फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज के अंदर इसको गिना है। सो सच काइंड ऑफ सर्विसेज आर आल्सो प्रोवाइडेड विद बाय द एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज आपको ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। सो दैट वाज आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इतने सारे फंक्शंस एनबीएफसी करता है। तो हमने बहुत सारे फंक्शन देखे, जैसे पहला फंक्शन है कर्जे वगैरह देना, क्रेडिट ऑफर करना, फिर एसेट को फाइनेंस करना, जो बिजनेसेस के लिए एसेट्स चाहिए उनको फाइनेंस करने के लिए, देन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एनबीएफसी मदद करेगी आपको, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वहां से मदद करेगी। लीजिंग एंड हायर परचेस पे मदद करेगी, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कोई सी चीज को खरीदना नहीं है,
लेकिन आप उस चीज को भाड़े पे ले सकते हो एनबीएफसी की मदद से। माइक्रो फाइनेंस मतलब जो छोटे मोटे कर्जे होते हैं वो भी एनबीएफसी की तरफ से ऑफर किए जाएंगे। ऑफ कोर्स इसके लिए सेपरेट एनबीएफसी काम करेगी, एक ही एनबीएफसी में सारे फंक्शन नहीं मिलेंगे। सी ये जो सारे फंक्शन, ये सारी फंक्शंस एक एनबीएफसी करेगी ऐसा नहीं है, इन सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग एनबीएफसी भी बन सकती है, या फिर किसी एनबीएफसी में इनमें से एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ सिंगल एनबीएफसी कैन परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मतलब कोई एनबीएफसी है जो बिजनेस कर्ज भी दे रही है हजारों करोड़ के, अब वही एनबीएफसी फार्मर लोन भी देगी क्या 25,000 का? नहीं दे सकते वहां पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एनबीएफसी के पास पैसे नहीं है, इट्स अबाउट देयर इंटरेस्ट, ठीक है, कि वो किस तरीके के कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहती है। तो वो माइक्रो फाइनेंस है। देन इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता है कि जब बिजनेसेस को इमीडिएटली पैसे की जरूरत है तो उनके पास जो भी अनड्यू जो भी पेंडिंग बिल्स है, उन पेंडिंग बिल्स को एनबीएफसी के पास लेके जाएंगे, एनबीएफसी उन बिल्स को डिस्काउंट करेंगे और उनको तुरंत पैसा दे देगी कंपनीज को। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज मतलब यहाँ पे करेंसी को एक्सचेंज भी किया जा सकता है, एज वेल एज रेमिटेंसेस भी रिसीव किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सो दीज आर फंक्शंस ऑफ द एनबीएफसीज। ओके ओके, यहाँ पे एक स्लाइड मैंने मिस कर दी थी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, कि टाइप्स ऑफ एनबीएफसी एक एक करके पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। तो अभी तक हमने फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, लेकिन डिफरेंट टाइप्स भी है। जैसे सबसे पहला टाइप है एसेट फाइनेंस कंपनीज। एसेट फाइनेंस कंपनीज, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि एनबीएफसी का काम क्या है, एसेट फाइनेंस करना। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनाई गई है, आप उसको क्या कहोगे, एसेट फाइनेंस कंपनीज। यस, ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कंपनीज जो पर्टिकुलरली एसेट फाइनेंस का काम करती है। सो एसेट फाइनेंस कंपनीज, ये जो कंपनीज होती है वो फाइनेंस एसेट्स को फाइनेंस करेंगी, जैसे मशीनरीज, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, ठीक है, इनको फाइनेंस करेंगी। अब ये फाइनेंस लेने वाले लोग कौन हो सकते हैं? तो ये फाइनेंस लेने वाले लोग कौन हो सकते हैं? तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा सिंगल पर्सन, या फिर एक एमएसएमई छोटी कंपनी भी हो सकती है, या फिर एक बिग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बिग बिजनेसेस। तो ये कोई भी हो सकते हैं, बिजनेस, एमएसएमईज, बिग बिजनेसेस, ये लोग आ सकते हैं और ये एसेट फाइनेंसिंग कंपनीज के थ्रू अपने एसेट्स को फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दीज आर एसेट फाइनेंस कंपनी, ये पहला टाइप है, एसेट फाइनेंस companies. So these are NBFCs which are engaged in asset finance only. इसके अलावा और भी एनबीएफसी होती है, जैसे मैं और एक एनबीएफसी का नाम लेता हूं। सो लोन कंपनीज होती है, लोन कंपनीज। सो लोन कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जो कंज्यूमर लोन ऑफर करती है। ये ऐसी कंपनीज होती है जो कंज्यूमर लोन ऑफर करेगी, जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा। इस तरीके से अलग अलग लोन को यहाँ पे देने वाली जो संस्था है, वो संस्था क्या है, लोन कंपनीज है वहां पे। इसके अलावा ये जो लोन कंपनीज है, ये बस ऐसे ही नहीं, तो ये वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करती है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब कि किसी बिजनेस को काम करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो वर्किंग कैपिटल। जैसे सैलरीज पे करनी है, हाँ, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, अगर आपको बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, जैसे लाइट बिल पे करना है, जो फायर सिस्टम है उसको मेंटेन करना है, तो उसके लिए जो मेंटेनेंस का डेली खर्चा है वो खर्चा है, तो ये सारा वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा। किसी भी बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो वो वर्किंग कैपिटल भी लोन कंपनीज ऑफर
कर सकती है। तो वर्किंग कैपिटल करना वहां पे इस तरीके के काम लोन कंपनीज वहां पे करेगी। तो पर्टिकुलरली इनके जो है ना ये कंज्यूमर लोन होते हैं ज्यादातर, लेकिन उसके अलावा बिजनेसेस के अंदर वर्किंग कैपिटल भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर नोन एज लोन कंपनीज। इसके अलावा और कौन सी कंपनी होती है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज भी होती है। ये थर्ड टाइप है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। देर आर सर्टन कंपनीज हु इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाली एनबीएफसी, ये बड़ी होती है ज्यादातर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने वाली जो भी संस्था है वो एनबीएफसी है, वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल सोलर पावर प्लांट है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। रोड कंस्ट्रक्शन, या फिर स्कूल स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। और भी हम ले सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट बनाना, सी पोर्ट बनाना, रेलवे रेलवे स्टेशन बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। डैम बनाना, छोटे मोटे रिजर्वायर बनाना, देन लेक्स बनाना, ये सारे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर अगर फंडिंग चाहिए तो वहां पे ये फंडिंग कौन करेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज है जो यहाँ पे ये काम करेगी। अंडरस्टूड? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपनी होती है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना मतलब कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। जैसे अगर मैं सोलर पावर प्लांट की बात करूंगा तो इसके लिए काफी ह्यूज इनपुट कैपिटल लगता है ना। तो उतना फंड करने के लिए उतना ज्यादा पैसा भी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज होती है जो ये फंडिंग के लिए आगे आती है। और यहाँ पे ये जो लोन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के मिलते हैं। लोन कैसे मिलते हैं? ये लॉन्ग टर्म मतलब ये 20 साल 15 साल ऐसे ये लोन मिलते हैं। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म की फंडिंग यहाँ से इंश्योर की जाती है। बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा समय के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो वो इसलिए सेपरेट संस्था बननी भी चाहिए ना। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज ये ऐसी एनबीएफसी है जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेंगे। ओके, सो दिस इज थर्ड काइंड ऑफ एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये कौन सी संस्था है? सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन गाइस, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब जब स्मॉल इनकम फैमिलीज को या फिर स्मॉल इनकम इंडिविजुअल्स को स्मॉल लोन्स की जरूरत है तो उसको आप माइक्रो फाइनेंस कहो। स्मॉल इनकम इंडिविजुअल्स को स्मॉल जो कर्जे मिलेंगे, स्मॉल क्रेडिट, वो क्या है? माइक्रो फाइनेंस है। अब ये स्मॉल मतलब कितना स्मॉल होगा ये डिफाइन होगा बैंक टू बैंक, ये बैंक टू बैंक वैरी होगा वहां पे। देयर इज नो स्पेसिफिक अमाउंट दैट डिफाइंस व्हाट इज स्मॉल, व्हाट इज माइक्रो फाइनेंस, व्हाट इज मेजर फाइनेंस, ये ऐसे डिफाइन करने वाला नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो संस्था है जो छोटे छोटे कर्जे देती है। किनको देगी? ये इंडिविजुअल्स को भी देगी। ये एमएसएमई को मिलेगा यहाँ पे कर्जा, माइक्रो स्मॉल मीडियम। एमएसएमई क्या होता है? मैंने प्रीवियसली भी वर्ड यूज किया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये छोटी कंपनियां होती, कैसी? ये छोटी छोटी कंपनियां होती है। इसके अंदर माइक्रो है, स्मॉल है और मीडियम है, तीन तरीके की कंपनीज आती है। इसके अलावा फिर आपकी एमएनसीज और बिग कंपनीज आएगी। तो ये जो एमएसएमई है, एमएसएमई के अंदर भी पैसे की जो जरूरत होती है वो कम अमाउंट में होती है, तो माइक्रो फाइनेंस करने के लिए एमएसएमई आगे आती है। सॉरी, एनबीएफसी आपकी आगे आ सकती है। उन एनबीएफसी को आप क्या कहोगे? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो जनरली यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस इंडिविजुअल्स को मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यहाँ पे कर्ज कैसे मिलते हैं कंपेयर टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज? यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स के लिए कर्जे मिलते हैं।
सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी यहाँ पे कर्जा मिलता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, महिला बचत गट। महिला बचत गट कैसा होता है कि गांव के अंदर जनरली महिला या फिर पुरुष के लिए भी होता है। तो ये तो ये पूरा ये बचत गट होता है, तो ये 100% महिलाओं के लिए होगा या फिर 100% पुरुषों के लिए होगा, मिक्स कैटेगरी में नहीं बनेगा ये। तो महिला बचत गट ज्यादा फेमस है, उनकी बात करता हूं मैं। तो ये महिला बचत गट कैसे काम करता है यहाँ पे कि एक होशियार इंसान होगा, मान लेते किसी स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, तो वो पढ़ा लिखा इंसान है, तो उसने बचत गट शुरू किया बैंक की मदद से। तो बचत गट के अंदर क्या होगा कि जितने भी मेंबर्स है, महिलाएं हैं, वो क्या करेंगे, एवरी मंथ कुछ ना कुछ उनके पास जो भी थोड़ी छोटी मोटी बचत हो रही है उसको सबमिट करते जाएंगे। तो मान लेते 50 रुपए पर डे का, 40 रुपए, 20 रुपए, कुछ तो भी ऐसा पर डे का यहाँ पे सेविंग किया जाएगा सबकी तरफ से। वो पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट के अंदर रखा जाएगा, डिपॉजिट की तरह। फिर यहां से जो है ना, बैंक क्या कर सकती है, कर्जे दे सकती है। अब उसी तरीके की सर्विस एनबीएफसी भी देती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जाएगी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी के अंदर, वहां पे अपना अकाउंट खोलेंगे, और अकाउंट खोलने के बाद वहां से महिला बचत गट की शुरुआत चलेगी। तो जब सेल्फ हेल्प ग्रुप को कर्जे की जरूरत है, तब वो जाएंगे और उसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कर्जा भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। अभी मैंने शॉर्ट में समझाया, बाद में इसको डिटेल में समझेंगे इसके सारे फीचर्स के साथ। ओके। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स हो गए, एमएसएमई हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, इनको कर्जा देने का काम करते हैं। और इनको जो कर्जा दिया जाता है वो कंपेरेटिव टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के लिए कर्जे दिए जाते हैं। तो ये होती है आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके। तो ये चौथा टाइप है। पांचवा क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज, व्हाट इज दिस इन्वेस्टमेंट कंपनीज? सॉरी गाइस, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है ना, ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट में काम, इन्वेस्टमेंट करने के लिए काम करती है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, ये पर्टिकुलरली मैंने थोड़ी देर पहले भी समझा था फंक्शंस के अंदर, ये उसी फंक्शन के आधार पे एक सेपरेट कंपनी बन रही है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही ना, वो इन्वेस्टमेंट ये जो करेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये शेयर मार्केट के अंदर करेंगे, ये बॉन्ड मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना, ये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरीके से ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनती है। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज दीज आर द लार्ज मनी सप्लायर इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर ये लार्ज मनी सप्लायर्स है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कंपनीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके लिए सेपरेट एनबीएफसी भी बनाई जा सकती है, तो उनको आप क्या कहोगे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। एनबीएफसी का वो जो टाइप होगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। तो हमने 5 अलग अलग टाइप की एनबीएफसी देखी गाइस। जो सबसे पहले हमने एनबीएफसी देखी थी वो थी आपकी एसेट फाइनेंस कंपनीज, एसेट फाइनेंस कंपनीज। फिर हमने देखा था आपकी लोन कंपनीज, लोन कंपनी। फिर हमने तीसरी देखी थी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। फिर चौथी हमने देखी थी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। फिर हमने पांचवी देखी थी आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो इस तरीके से ये 5 अलग अलग टाइप की एनबीएफसी बनाई जाती है।
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था फंक्शंस पढ़ाते समय कि जरूरी नहीं है कि एक एनबीएफसी सारे तरीके के फंक्शन एक ही छत के नीचे परफॉर्म कर सकती है, अलग अलग फंक्शंस के लिए सेपरेट एनबीएफसी भी बन सकती है। तो ये सारी एनबीएफसी को बनाया गया है। देयर आर सर्टेन एनबीएफसी व्हिच आर आल्सो नोन एज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये कोर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बनते हैं, ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है, लेकिन ये सिस्टमेटिक, ये ऐसी एंटिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। ये एकदम न्यू जनरेशन एनबीएफसी की तरह काम करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक है आपकी फॉर एग्जांपल, या फिर आईसीआईसीआई बैंक है, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। These are known as systematically important banks. ये क्या है? Systematically important banks. जब इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तब इनके मदद के लिए जो बैंक, जो संस्था है एनबीएफसी, वो है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से कुछ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी बनती है। अंडरस्टूड? तो these are types of NBFCs. ओके, तो गाइस एनबीएफसीज क्या है, एनबीएफसीज के टाइप्स क्या है और एनबीएफसीज का फंक्शन क्या है, हमने तीन चीजें अभी तक यहाँ पे अच्छे से पढ़ी है। इससे रिलेटेड जो बाकी की इंफॉर्मेशन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।